साहसी खोजी पत्रकारिता के प्रयासों से ही वे सच जनता तक पहुंचते हैं जो शायद कभी उजागर न होते। इन खुलासों में छुपे हुए और अनकहे को उजागर करने की अनोखी ताकत होती है जो प्रचलित कथाओं को चुनौती देती है और सामाजिक दृष्टिकोण को बदल देती है। नंबर 10। किसी भी जीवित चीज को जीवित रखने के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता भोजन है। भोजन कई रूपों में होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। शाकाहारी जीव पत्तियां, फल व जामुन खाते हैं, जबकि मांसाहारी जीव अन्य जानवरों को खाकर पोषक तत्व लेते हैं। हालांकि इंसान चीजों को बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं, जिससे सादगी की अवधारणा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मूल उत्पाद देने के बजाय भोजन कई फैक्ट्रियों से होकर गुजरता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और अंत में वसा भरा हैमबर्गर व मीठा सॉफ्ट ड्रिंक बनता है। फूड इनकॉर्पोरेटेड 2008 की डॉक्यूमेंट्री है जो खाद्य उद्योग के काले पक्ष और उपभोक्ताओं से छुपाई बातों को दिखाती है। इस फिल्म की खोजी पत्रकारिता मांस उत्पादन और फसल खेती पर गंभीर चेतावनी देती है। इसमें शामिल व्यापक शोषण और अस्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देना, ये सब सरकार की नियामक एजेंसियों की सहमति से जानबूझकर एक पर्दे के पीछे छुपाया जाता है। फिल्म निर्माता रॉबर्ट केनर ने अमेरिका के खाद्य उद्योग, उसकी यंत्रीकृत आपूर्ति और दिखाया कि बड़ी कंपनियां मुनाफे को उपभोक्ता की सेहत, श्रमिक सुरक्षा व पशु कल्याण से ऊपर रखती है। साक्षात्कार, छुपे कैमरे की फुटेज और खोजी पत्रकारिता से उन्होंने दोषपूर्ण सिस्टम की परतें खोल दी। ये बड़े संगठन उपभोक्ताओं से छिपाते हैं कि उनका खाना कैसे बनता है, और ये सब प्रजनन शेड व मुर्गी दड़बे से शुरू होता है। छुपी फुटेज से केनर दिखाते हैं कि जानवरों को छोटी जगहों में पाला जाता है जहां वे अपनी गंदगी में रहते हैं। अस्वाभाविक आहार से बीमारियां होती हैं जो उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करती है। मुर्गियों, गायों और सूअरों को ऐसे कमरों में बंद रखा जाता है जहां बहुत कम जगह होती है। कुछ तो इतने तंग होते हैं कि वे घूम भी नहीं सकते। इतनी तंग जगह में रखने का सिर्फ एक ही कारण है और वो है लागत को कम करना। बड़ी जगह, घूमने फिरने की आज़ादी और प्राकृतिक माहौल देना बहुत महंगा पड़ता। बड़ी कृषि कंपनियां जानवरों की उपेक्षा कर सस्ते एंटीबायोटिक्स देता है और दुर्व्यवहार करता है। जानवर ही नहीं, कई लोग भी दुर्व्यवहार झेल रहे हैं। कामगारों को अस्वस्थ परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, जिससे वे फैलने वाली बीमारियों के शिकार हो सकते हैं और गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि बड़ी कृषि कंपनियां पेटेंट बीजों को लेकर किसानों पर मुकदमे कर उन्हें डराती हैं। बड़ी कृषि कंपनियां मूल रूप से यह तय करती हैं कि भोजन कैसे उगाया जाएगा और उसका उत्पादन कैसे किया जाएगा। केनर ने पाया कि अमेरिकी खाद्य बाजार ने खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर जनता को अपर्याप्त रूप से परीक्षण किए गए ट्रांसजेनिक खाद्य पदार्थ दिए। अप्राकृतिक हालात में उत्पादित, जिससे कीटनाशक प्रतिरोधी सोयाबीन बीज और बड़ी सीने वाली मुर्गियां मिलती है। सस्ते में उत्पादित खाद्य पदार्थों के सीधे परिणाम स्वरूप अमेरिका में मोटापा, मधुमेह और ई कोलाई संक्रमणों की महामारी देखी गई है। केनर की डॉक्यूमेंट्री ने दिखाया कि मुनाफा स्वास्थ्य से भी ऊपर है और उपभोक्ता केवल कोलेटरल डैमेज हैं। फूड इनकॉर्पोरेटेड ने दिखाया कि बड़ी कंपनियां वैश्विक खाद्य आपूर्ति को कैसे नियंत्रित करती है और मुनाफे को स्वास्थ्य व सुरक्षा से ऊपर रखती है, जिसे बिग एग स्वीकार नहीं करता। नंबर 9। दिवालियापन से पहले एनरॉन कॉरपोरेशन ह्यूस्टन, टेक्सास के पास थी और 20,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देती थी। यह कंपनी एक प्रमुख बिजली और प्राकृतिक गैस कंपनी थी जिसने 2000 में 100 अरब डॉलर से अधिक की आय दर्ज की थी। इसे 6 साल तक अमेरिका की सबसे नवोन्मेषी कंपनी कहा गया। ज्यादातर बड़ी कंपनियों और अरबों डॉलर के उद्यमों की तरह इसे भी घोटालेबाजी ने टिकाए रखा। 2001 में ये घोटाला दुनिया के सामने आ गया। 2005 में एनरॉन द स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम बनाई गई, जो एक अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री है जो 2001 में एनरॉन कॉरपोरेशन के पतन की जांच करती है। कैलिफोर्निया की ऊर्जा में हेरफेर की जांच में खुलासा हुआ कि इस योजना से
रोज नागरिकों को अरबों डॉलर का नुकसान होता था। फिल्म में दिखाया गया है कि कंपनी की स्थापना के 2 साल बाद 1987 में 2 ट्रेडर्स ने तेल बाजारों में सट्टा लगाकर घोटाला शुरू कर दिया था। सट्टेबाजी से लगातार मुनाफा हुआ, जो इस उद्योग के शुरुआती दौर में संदिग्ध था। बाद में एक ट्रेडर ने पता लगाया कि कंपनी पैसे ऑफशोर खातों में भेज रही थी, जिससे टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह हुआ। ऑडिटर्स ने गड़बड़ी पकड़ी, लेकिन संस्थापक केनेथ ले ने काम जारी रखने और कंपनी के लिए करोड़ों कमाने को कहा। डॉक्यूमेंट्री ने जेफरी स्किलिंग की नियुक्ति और मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग का संबंध स्पष्ट किया। स्किलिंग, जो कंपनी के सीईओ थे, को संघीय नियामकों ने सौदे के दिन ही दीर्घकालिक अनुबंधों से संभावित मुनाफा रिकॉर्ड करने की अनुमति दी थी, चाहे बाद में मुनाफा कुछ भी हो। अगर कंपनी को घाटा होता था तो उसे छुपा लेते थे। एनरॉन अरबों डॉलर के कर्ज और असफल निवेश छुपाकर खुद को ज्यादा मुनाफेदार और स्थिर दिखाता था। इस सुविधा ने स्किलिंग की रैंक एंड यैंक संस्कृति को बढ़ाया, जिसमें कर्मचारियों पर समीक्षा समिति बनाई गई थी। हर साल समिति के जरिए कर्मचारियों की ग्रेडिंग होती थी और आखिर में सबसे खराब 15% को निकाल दिया जाता था। ये एनरॉन की सबसे बुरी गुप्त करतूत भी नहीं थी। एनरॉन, जो कमरे में सबसे चालाक थे, ने दिखाया कि कंपनी ने कैलिफोर्निया ऊर्जा संकट से न सिर्फ मुनाफा कमाया, बल्कि उसकी शुरुआत भी की। 1997 में पोर्टलैंड जनरल इलेक्ट्रिक खरीदकर, जो बिजली बनाती और वितरित करती है, एनरॉन कैलिफोर्निया के विनियमित ऊर्जा बाजार का लाभ उठा सका। एनरॉन ट्रेडर्स के इंटरव्यू में छुपकर रिकॉर्ड की गई टेप से फिल्म निर्माताओं ने जाना कि उन्होंने नकली ऊर्जा की कमी बनाई थी। ये अक्सर रखरखाव के बहाने पावर प्लांट बंद करके किया जाता था। इससे कंपनी को बिजली दरों में हेरफेर की अनुमति मिली। यह संकट 2000 से 2001 तक चला, जिससे बिजली की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं और उपभोक्ताओं को अनुमानित 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। यह डॉक्यूमेंट्री एनरॉन, इसके संस्थापक और राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश व जॉर्ज W. बुश के प्रशासन के बीच संबंध उजागर करती है। ऊर्जा कंपनी और प्रशासकों के बीच वर्षों तक गुप्त सौदे होते रहे, लेकिन ऊर्जा संकट के दौरान ही उनकी संलिप्तता की असली हद सामने आई। एनरॉन द स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम के अनुसार बुश प्रशासन की प्रतिक्रिया की कमी शायद कैलिफोर्निया के गवर्नर ग्रे डेविस को नुकसान पहुंचाने का तरीका थी, क्योंकि वे 2004 में जॉर्ज W. बुश के संभावित प्रतिद्वंदी माने जा रहे थे। ऊर्जा संकट 2003 में डेविस को हटाने के लिए हुए रिकॉल का एक बड़ा कारण था, जिससे उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। नंबर 8, द फॉग ऑफ वॉर, रॉबर्ट S. मैकनमारा के जीवन से 11 सबक। 2003 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म अमेरिकी पूर्व रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनमारा के जीवन को दर्शाती है। इन्हीं ने पेंटागन के संचालन में बदलाव और वियतनाम युद्ध में अहम भूमिका निभाई, जिससे ये इसके वास्तुकार कहलाए। मैकनमारा, जिन्होंने केनेडी और जॉनसन के तहत सेवा की, अपनी युद्ध संबंधी भारी गलतियों के लिए बदनाम हुए, जो उनके जीवन भर का आंतरिक संघर्ष बन गई। ये एरोल मॉरिस की फॉग ऑफ वॉर में है, जिसमें वे द्वितीय विश्व युद्ध से वियतनाम तक अपने फैसलों पर विचार करते हैं। वह उन फैसलों के परिणामों और यह भी उजागर करते हैं कि छुपे हुए सच कैसे एक क्रूर संघर्ष को और बढ़ा देते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में पुरालेखीय फुटेज, 60 के दशक की अमेरिकी मंत्रिमंडल की बातचीत की रिकॉर्डिंग्स और मैकनमारा के नए इंटरव्यू हैं। फिल्म को 11 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें मॉरिस ने मैकनमारा के साथ किए गए इंटरव्यू से निकाले गए सबक बताया है। अपने दुश्मन के साथ सहानुभूति रखे नामक पहला सबक दिखाता है कि युद्ध परमाणु प्रलय के कितने करीब था। इस हिस्से में वो मानते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका और सोवियत संघ विवेक के बजाय किस्मत पर निर्भर थे। वह यहाँ उजागर करते हैं कि संकट के दौरान कैनेडी ने अमेरिका को युद्ध से बाहर रखने की कोशिश की थी, लेकिन जनरल कर्टिस ले में क्यूबा पर हमला करना चाहते थे। कैनेडी को सोवियत संघ के तत्कालीन नेता निकिता ख्रुश्चेव से 2 संदेश मिले थे। मैकनमारा बताते हैं कि एक संदेश नरम था, जो बहुत तनाव में, नशे में धुत व्यक्ति जैसा लगता था। इस संदेश में
वे अमेरिका से क्यूबा पर हमला न करने की गारंटी मांगते हैं और ऐसा होने पर मिसाइलें हटाने की बात कहते हैं। दूसरा संदेश, जिसे कठोर बताया गया, उसमें एक गंभीर धमकी भरा स्वर था। हम आपके सामने विशाल सैन्य शक्ति के साथ मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें लिखा था। मॉस्को में अमेरिकी राजदूत ख्रुश्चोव को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और उन्होंने केनेडी को पहले नरम संदेश का जवाब देने पर जोर दिया। डॉक्यूमेंट्री में मैकनमारा बताते हैं कि युद्ध अपराध कितने और कैसे हुए, जो सच्चाई पहले सामने नहीं आई थी। लीमे के निर्देशन में अमेरिका ने आग लगाने वाले उपकरणों से बड़े पैमाने पर हवाई विस्फोट अभियान चलाया। ऐसे अभियानों ने 67 जापानी शहरों को बुरी तरह तबाह कर दिया था। उदाहरण के लिए टोक्यो अभियान के अंत तक 51% तबाह हो चुका था। मैकनमारा ने कहा कि अगर मित्र देश द्वितीय विश्व युद्ध हारते तो उन पर और लेमे पर युद्ध अपराध के मुकदमे चलते। डिक्लासिफाइड व्हाइट हाउस रिकॉर्डिंग्स और मैकनमारा की गवाही से पता चला कि उन्होंने केनेडी को वियतनाम से सलाहकारों को हटाने की सलाह दी थी, जो 1965 तक किया गया। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद जॉनसन ने यह फैसला बदल दिया क्योंकि वे साम्यवाद के प्रसार से लड़ना चाहते थे। डॉक्यूमेंट्री में मैकनमारा बताते हैं कि यह धारणा कितनी गलत थी। जैसा कि अमेरिका को शक था, वियतनामी मास्को के मोहरे नहीं थे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नेता वियतनाम के लोगों और उनकी राजनीतिक प्रेरणाएं नहीं समझते थे। वियतनाम कम्युनिज्म से कम और विदेशी नियंत्रण के विरोध में था। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। हालांकि अमेरिकी नेताओं ने वियतनाम युद्ध को लगातार बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के लाखों लोगों की मौत हो गई। मैकनारा के अनुसार सेनाएं और नागरिक इसलिए मारे गए क्योंकि नाकामी स्वीकार करने से इनकार किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री ने टोंकिन की खाड़ी की घटना की चौंकाने वाली सच्चाई उजागर की, जिसमें कथित तौर पर उत्तर वियतनामी जहाजों का हमला हुआ था। इस हमले ने जॉनसन को वियतनामी युद्ध बढ़ाने का आधार दिया, जबकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। मैकनमारा ने बताया कि हमला नहीं हुआ था, लेकिन इसकी मंशा की पुष्टि नहीं कर सके। वे कह सकते हैं कि गल्फ ऑफ टोंकिन प्रस्ताव पारित होने तक जॉनसन को निश्चित रूप से पता चल गया होगा कि आक्रमण नहीं हुआ था। जिस कानून को झूठी धारणा पर लागू किया गया था, उसे बाद में गोपनीय बना दिया गया, लेकिन फॉग ऑफ वॉर डॉक्यूमेंट्री के आने पर यह फिर सामने आया। नंबर 7, एडवर्ड स्नोडन एक अमेरिकी खुफिया ठेकेदार, विसल ब्लोअर और हीरो है। 2013 में उन्होंने NSA से जुड़े गुप्त सूचना कार्यक्रमों का खुलासा किया, जिनकी पूरी जानकारी 2014 की लॉरा पॉइट्रास की डॉक्यूमेंट्री सिटीजन 4 में विस्तार से है। सिटीजन 4 उन घटनाओं का दस्तावेज और सारांश है जो जनवरी 2013 में शुरू हुई थी, जब पत्रकार लॉरा और ग्लेन ग्रीनवॉल्ड को एक एन्क्रिप्टेड ईमेल मिला था। यह ईमेल तब आया था जब पत्रकार अमेरिका में निगरानी कार्यक्रमों से जुड़ी खबर पर काम कर रहे थे। ये ईमेल एक अजनबी ने भेजा, जिसने खुद को सिटीजन 4 बताया। सिटीजन 4 ने अवैध वायर टेपिंग और NSA समेत अन्य एजेंसियों की जानकारी देने की पेशकश की थी। जून में लॉरा, ग्लेन और कैमरा टीम हांगकांग गई, जहां उन्होंने होटल के कमरे में सिटीजन 4 से मुलाकात की। यही ईमेल लेखक ने खुद को एडवर्ड स्नोडन बताया, और यही वो कई गुप्त जानकारियां उजागर करता है जो और छुपी रह जाती। यह असली जीवन की थ्रिलर संयुक्त राज्य सरकार के निगरानी कार्यक्रमों द्वारा समर्थित गोपनीयता के अभूतपूर्व उल्लंघन को उजागर करती है। इस डॉक्यूमेंट्री में स्नोडन बताते हैं कि NSA बैंक खातों, मोबाइल बातचीत, ईमेल, वेब सर्च और डिजिटल लेनदेन की जानकारी कैसे जुटाती और प्रोसेस करती है। अमेरिका में नागरिकों पर यह डेटा संग्रह बिना भेदभाव के हो रहा था। यह बड़ा जासूसी घोटाला सिर्फ ऊंचे पदों या खास लोगों तक सीमित नहीं था, साधारण लोग ही इसके मुख्य निशाने पर थे। सिटीजन 4 ने बड़े पैमाने पर मेटा डाटा संग्रह की हकीकत उजागर की, जहां सरकार ने नियमित रूप से लाखों लोगों के फोन रिकॉर्ड इकट्ठा किए, चाहे वे किसी गलत काम के संदेह में हों या नहीं। स्नोडन ने बताया कि वे लोगों की लोकेशन, डायल किए गए नंबर और कॉल अवधि जुटाते थे। यहां तक कि किसी के बैंक के साथ किए गए लेन देन भी गोपनीय नहीं थे, कुछ भी निजी नहीं था। NSA ने विश्व नेताओं की संचार व्यवस्था पर भी नजर रखी।
जिसमें यूरोप के प्रमुख सहयोगी भी शामिल थे। उन्होंने बड़ी इंटरनेट और टेक कंपनियों से उनके फोन टैप कराए, ईमेल, ब्राउजिंग डेटा और निजी चैट्स इंटरसेप्ट किए। जासूसी कांड की परेशान करने वाली प्रकृति को और बढ़ाते हुए स्नोडन ने खुलासा किया कि एनएसए अकेले काम नहीं कर रही थी। प्रमुख इंटरनेट प्रदाता और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां इन एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही थी और व्यापक स्तर पर डेटा संग्रहण को आसान बना रही थी। पूरी फिल्म में स्नोडन और ज्यादा पैरानॉइड और नींद से वंचित होता जाता है। बाद में अमेरिकी अधिकारियों को उसका ठिकाना पता चल जाता है, जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उसे रूस में 1 साल की अस्थायी शरण मिली थी। ग्लेनद्रियो स्थित घर लौटता है और एनएसए के कार्यक्रमों द्वारा अमेरिका व विदेशी मामलों की निगरानी पर बोलता है। फिल्म का अंत ग्लेन, लॉरा और स्नोडन की अंतिम मुलाकात से होता है। इस बार वे रूस में हैं, जहां विसल ब्लोअर छुपकर रह रहा था। वे अमेरिका के इंटेलिजेंस प्रोग्राम से जुड़ी नई जानकारी पर चर्चा करते हैं, लेकिन वे सावधानी बरतते हैं कि कोई संवेदनशील जानकारी न बोले, बल्कि उसे कागज के टुकड़ों पर लिखते हैं। डॉक्यूमेंट्री का समापन ग्लेन के इन दस्तावेजों को फाड़ने, कागज के टुकड़ों का ढेर बनाने और फिर उसे मेज से हटाने के साथ होता है। 2013 में नंबर 6 पर एक बेहद आंखें खोलने वाली डॉक्यूमेंट्री टीवी पर आई, जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अनदेखे शोषण को उजागर किया। ब्लैकफिश डॉक्यूमेंट्री की निर्देशक गैब्रिएला काल्परवेडे ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जानवर रोज जिन असली भयावहताओं का सामना करते हैं, उन्हें सामने लाने की कोशिश की। ब्लैकफिश के मामले में उन्होंने प्रसिद्ध कंपनी सी वर्ल्ड पर ध्यान केंद्रित किया, जो एक समुद्री जीवन और जानवरों का पार्क फ्रेंचाइज है, जिसके 3 सक्रिय पार्क वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में चल रहे हैं। जहां एक ओर सी वर्ल्ड समुद्री जीवों को बचाता है, उनका पुनर्वास करता है और बाद में उन्हें छोड़ देता है, वहीं दूसरी ओर वह उन जानवरों का शोषण भी करता है जो स्वाभाविक रूप से जंगली जीवन जीने के लिए बने हैं। कुछ जानवरों को जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए सी वर्ल्ड मुनाफे के लिए उनका शोषण करता है और उन्हें करतब व दर्शकों से अप्राकृतिक रूप से मिलने को मजबूर करता है। कुछ जीव जंगली कैदी भी थे, यानी उन्हें जंगल से पकड़ा गया था और संस्थान में लाया गया था, जबकि उन्हें कोई चोट नहीं थी। अब यह अवैध करार दिया गया है। ब्लैकफिश इस उद्योग में एक खास कैदी पर केंद्रित है, एक ऑर्का जिसका नाम टेलीकम है। साथ ही यह समुद्री मनोरंजन के जरिए अन्य जानवरों के साथ हो रही क्रूरता को भी उजागर करता है। इस ऑर्का को डॉक्यूमेंट्री में पार्क में 3 घातक घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया गया है, जो कैब में जंगली जानवरों को रखने के परिणाम दिखाता है। टेलीकम उन जंगली ऑर्काओं में था जिसे बिना चोट सी वर्ल्ड लाया गया। उसे एक ऐसे टैंक में डाल दिया गया जो इन जानवरों की जरूरत के आकार के करीब भी नहीं था और उसे अपने साथ कैद ऑर्काओं द्वारा परेशान किया गया। गैब्रिएला की फिल्म ने कैद में रखी गई ऑर्काओं पर पड़ने वाले मानसिक आघात को उजागर किया, जिसके परिणाम स्वरूप टेलीकम के मामले में देखी गई आक्रामकता सामने आई। इसने समुद्री मनोरंजन उद्योग में लापरवाही, खतरनाक कार्य परिस्थितियों और कॉरपोरेट धोखाधड़ी को उजागर किया। उन्होंने जो धोखाधड़ी उजागर की, उसमें सी वर्ल्ड द्वारा फैलाया गया वह झूठा दावा भी शामिल था, जिसमें कहा गया था कि कैद में रखी गई ऑर्काएं जंगली ऑर्काओं की तुलना में ज्यादा समय तक जीवित रहती हैं। इस झूठ का इस्तेमाल उन्होंने दर्शकों को गुमराह करने के लिए किया, यह कहते हुए कि वे जानवरों का भला कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री ने सी वर्ल्ड द्वारा कैद में रखी गई ऑर्काओं के गिरे और झुके हुए पृष्ठीय पंखों पर फैलाई गई भ्रामक जानकारी को उजागर किया। सी वर्ल्ड दर्शकों को गुमराह कर रहा था, दावा करता था कि फिन आनुवंशिक है और जंगली ऑर्काओं में झुकी डॉर्सल फिन आम है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिल्म ने निष्कर्ष निकाला कि झुकी फिन सीधे कैद, खासकर तनाव का परिणाम थी। फिन का गिरना 100% कैद में रखे गए वयस्क नर ऑर्का में होता है और जंगली ऑर्का में यह 1% से भी कम होता है। फिल्म के कारण सी वर्ल्ड की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ। कंपनी पर भारी सार्वजनिक दबाव पड़ा, जिससे बड़े बदलाव हुए और ऑर्का प्रजनन कार्यक्रम सफलतापूर्वक खत्म कर दिया गया। शेमू सर्कस शो को अधिक शैक्षिक प्रस्तुतियों से बदला गया, जिससे प्रशिक्षकों की सुरक्षा बनी रही और उन्हें ऑर्का के साथ पानी में नहीं जाना पड़ा।
नंबर 5, एनएसए ही अकेली एजेंसी नहीं थी जिसने किसी देश में व्यापक निगरानी की थी। 2010 के दशक की शुरुआत में करोड़ों फेसबुक उपयोगकर्ताओं का व्यक्तिगत डेटा ब्रिटिश कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा अवैध रूप से इकट्ठा किया गया था। डेटा बिना सहमति राजनीतिक रूप से लक्षित विज्ञापन अभियान के लिए इकट्ठा किया गया था। द ग्रेट हैक 2019 की डॉक्यूमेंट्री इस घोटाले और सोशल मीडिया विज्ञापन दाताओं के गुप्त संबंधों को उजागर करने की कोशिश करती है। इस डॉक्यूमेंट्री ने सोशल मीडिया की बिग डेटा अर्थव्यवस्था के अंधेरे पक्ष को उजागर किया। द ग्रेट हैक दिखाता है कि कैसे एक कंपनी ने लाखों लोगों के फेसबुक डेटा का दुरुपयोग कर अमेरिकी चुनावों में नागरिकों और स्विंग वोटर्स को माइक्रो टारगेट किया। फिल्म की शुरुआत ब्रिटनी काइजर की छवि से होती है, जिसमें वह लाल विग पहने बर्निंग मैन फेस्टिवल में है। इन दृश्यों पर हाउस ऑफ कॉमन्स सेलेक्ट कमेटी के सामने उनका बयान है। ये उनके नियोक्ता कैम्ब्रिज एनालिटिका की गलत प्रथाओं से जुड़ा है। ऑडियो और दृश्य का विरोधाभास काउंटर कल्चर व आधुनिक संस्कृति के संबंध को दिखाता है। फिल्म निर्माताओं ने कैसर को ढूंढा और समझाने पर उन्होंने अपने नियोक्ता की गुप्त गतिविधियों का सच बता दिया। अपने व्यक्तिगत कैम्ब्रिज एनालिटिका अभिलेखागार से दस्तावेजों से भरे एक फोल्डर के साथ वह उन मासूम नागरिकों को माइक्रो टारगेटिंग करने की प्रभावी विधि समझाती हैं जिन्हें वह परसुएडेबल्स कहती थी। दिस इज योर डिजिटल लाइफ ऐप के जरिए कंपनी व्यक्तित्व, राजनीतिक विचार, पसंद नापसंद जानकर सोशल मीडिया यूजर्स को अत्यधिक व्यक्तिगत और डर पर आधारित राजनीतिक विज्ञापन दिखा सकती थी, जिससे दर्शकों की राय बदल सकती थी। ये या तो उनकी वोटिंग प्रेरणा को दबाता या उन्हें मनचाही तरफ वोट देने को प्रेरित करता। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 87 मिलियन फेसबुक प्रोफाइल्स का डेटा इकट्ठा कर टेड क्रूज और डोनाल्ड ट्रंप के 2016 राष्ट्रपति अभियानों में विश्लेषणात्मक सहायता दी। द ग्रेट हैक डॉक्यूमेंट्री कैसर की मदद से नेटवर्क्स द्वारा प्राइवेसी में सेंध का खुलासा करती है। कैसे यूजर डेटा को मनोवैज्ञानिक युद्ध में हथियार की तरह उपयोग कर मानव व्यवहार बदला जाता है, राजनीति के नाम पर। नंबर 4, यह सदी का सबसे बड़ा अपराध था। एक 2 भाग वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसे एलेक्स गिब्नी ने लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया, जिसने सदी का सबसे अप्रत्याशित रहस्य उजागर किया जो ओपियोइड महामारी और बिग फार्मा के भीतर छुपा हुआ है। यह दिखाता है कि कैसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अपने अडिग और लालची हाथ नशे की लत लगाने वाले पदार्थों के बड़े ढेर में डाले और एक को चुनकर लगातार जनता के सामने बढ़ावा दिया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ी महामारी को अंजाम दिया गया। द क्राइम ऑफ द सेंचुरी। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के उस गंदे हाथ भ्रष्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स और मिलीभगत करने वाले कानून निर्माताओं की ओपियोइड और फेंटानिल महामारी में भूमिका की गहराई से जांच करता है। डॉक्यूमेंट्री के पहले भाग में दर्शक पर्ड्यू फार्मा और सैकलर परिवार से मिलते हैं। ये बताता है कि उन्होंने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी कर्टिस राइट द फोर्थ के साथ कैसे काम किया। उन्होंने ऑक्सीकॉन्टिन के व्यापक उपयोग की मंजूरी दिलवाई। ऑक्सी एक शक्तिशाली ओपियोइड दर्द निवारक दवा है जिसमें ऑक्सीकोडोन सक्रिय घटक है जो मादक दवाओं में आती है। इस दवा की दर्द के संकेतों को रोकने की क्षमता के कारण जो सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, इसमें निर्भरता, लत और अत्यधिक उपयोग का बड़ा जोखिम होता है। पर्ड्यू फार्मा और सैकलर परिवार ने ओपियोइड उपयोगकर्ताओं को दोषी ठहराया, जबकि डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं और विपणनकर्ताओं को जिम्मेदार मानती है। इस नशेड़ू पदार्थ से फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने मुनाफा कमाया। एफडीए अधिकारी कर्टिस राइट, जिन्होंने ओपियोइड के लिए प्रारंभिक मंजूरी लिखी थी, मंजूरी मिलने के सिर्फ 1 साल के भीतर अपनी नौकरी छोड़ दी और पर्ड्यू के लिए काम करने लगे, क्योंकि उन्होंने अचानक बहुत ऊंची सैलरी की पेशकश की थी। फिल्म में दिखाया है कि कंपनी ने खतरनाक नशेड़ी पदार्थ को सुरक्षित बताकर बाजार में उतारा, जबकि उनकी आंतरिक स्टडीज विपरीत थीं। उन्होंने जानबूझकर संकट बढ़ाया और फिर से मुनाफा ही मुख्य उद्देश्य था। डॉक्यूमेंट्री के दूसरे हिस्से में दर्शकों को फेंटानिल की बड़े पैमाने पर मार्केटिंग से जोड़ा गया, जो मूल रूप से कैंसर मरीजों के गंभीर दर्द के लिए
बनाया गया शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड है। यह बिग एच से 50 गुना और मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये बहुत नशे की लत और बेहद शक्तिशाली है। थोड़ी मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। डॉक्यूमेंट्री के इस भाग तक ओपियोइड संकट रोजाना 40 मौतों का कारण बन चुका था। इसी समय इंसिस थेराप्यूटिक्स ने डॉक्टरों को रिश्वत देने का निर्णय लिया ताकि वे फेंटनिल ज्यादा लिखें, जो बीमा कंपनियों को झूठे मार्केटिंग तरीकों से धोखा देने की बड़ी योजना का हिस्सा था। कानून निर्माता नशीली दवाओं के दुरुपयोग को बढ़ावा देने को नजरअंदाज करते रहे। बेशक वह अनदेखी मुफ्त में नहीं थी। इंसिस थेराप्यूटिक्स जैसी दवा कंपनियों ने विधायकों को रिश्वत दी ताकि कानून बदलकर इस पदार्थ को बाजार में ला सके। द क्राइम ऑफ द सेंचुरी दिखाता है कि डीईए के एजेंटों ने संकट की जड़ जानने और गोलियों का प्रवाह रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें नौकरी से निकालकर सजा दी। तीसरे नंबर पर साइमोर हर्ष थे, जिन्होंने वर्षों तक अग्रिम राजनीतिक पत्रकारिता की, जानकारी जुटाई, घोटाले जांचे और अमेरिका की विदेश भागीदारी पर ध्यान दिया। उनकी विस्तृत रिपोर्टिंग और खुलासों का समापन लॉरा पॉइट्रास और मार्क ओबेनहाउस द्वारा बनाई गई एक व्यापक गहन डॉक्यूमेंट्री में हुआ। कवर अप नामक यह कृति हर्ष के प्रणालीगत धोखे, राज्य प्रायोजित हिंसा, राजनीतिक धोखाधड़ी और सरकारी छुपावों को उजागर करने के प्रयासों पर केंद्रित है। उनकी कोशिशें वियतनाम युद्ध से इराक तक फैली थी। 2025 की डॉक्यूमेंट्री में हर्ष खुद शामिल है, जो अपने करियर, सीखे गए राजों और अपने काम तक अभूतपूर्व पहुंच की चर्चा करते हैं। वे वियतनाम युद्ध में अमेरिका के युद्ध अपराधों जैसे माई लाई नरसंहार पर चर्चा करते हैं। आधिकारिक ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार सेना ने इस अभियान की प्रशंसा वियतकॉन्ग पर जीत के रूप में की और इस घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ इसके सबूतों को दबा दिया। हर्ष ने एक सैनिक की गवाही सुनाई, जिसमें उसने बताया कि कैसे सैकड़ों निहत्थे वियतनामी नागरिकों को निशाना बनाया गया और लेफ्टिनेंट विलियम कैली ने बच्चों के एक समूह को मारने का आदेश दिया, जिन्हें उसने टॉफी दी थी जब वे सेना द्वारा बनाए गए एक गड्ढे में खड़े थे, जो अंततः एक सामूहिक कब्र बन गया। हर्ष ने डॉक्यूमेंट्री में ऑपरेशन मेन्यू का भी खुलासा किया, जो वियतनाम युद्ध में पूर्वी कंबोडिया में हुआ एक गुप्त आगजनी अभियान था। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 मार्च 1969 से मई 1970 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की स्ट्रेटेजिक एयर कमांड ने इन बेस क्षेत्रों और शरण स्थलों पर तबाही मचा दी। इस अभियान को ऑपरेशन मेन्यू कहा गया। इसके तुरंत बाद ऑपरेशन फ्रीडम डील शुरू हुआ, जिसने कंबोडिया के बड़े क्षेत्र को निशाना बनाया। राजनीतिक पत्रकार ने अबू गरीब यातना कांड के पीछे की क्रूरताओं का भी खुलासा किया, जो इराक युद्ध के दौरान हुआ था, और बताया कि यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा ही किया गया था। हर्ष ने सेना और CIA के गुप्त यातना अभियान की रिपोर्ट की, जिसे खुफिया जानकारी के नाम पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए चलाया गया था। कैदियों को शारीरिक और मानसिक यातना दी गई, साथ ही उनका अपमान और अन्य अकल्पनीय कृत्य भी किए गए। कवरअप में हर्ष बताते हैं कि सरकार ने 6000 भेड़ों की मौत और चरवाहों की बीमारी का कारण छुपाने की कोशिश की थी। पत्रकार ने उजागर किया था कि ये बीमारियां डगवे प्रूविंग ग्राउंड्स केंद्र से हुए रिसाव का परिणाम थी, जो रासायनिक, जैविक और विकिरण रक्षा उपकरणों के लिए समर्पित था। हर कवरअप, साजिश, घोटाला, राज और गुप्त ऑपरेशन जिसे सीमोर हर्ष ने इस डॉक्यूमेंट्री में उजागर किया, उनकी 60 साल की करियर के दौरान की गई गहन जांच से सामने आया था। नंबर 2, माइकल किर्क, मार्टिन स्मिथ, जिम गिलमोर और माइक वाइजर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो डिजिटल युग के विवादास्पद मुद्दों की पड़ताल करती है। व्यापक निगरानी, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एडवर्ड स्नोडन के खुलासे पर नहीं, बल्कि NSA के अन्य कंपनियों के साथ जबरन अनुपालन, सहयोग और व्यावसायिक एकीकरण के रिश्तों को भी दिखाती है। इस डॉक्यूमेंट्री में स्नोडन के इंटरव्यू शामिल हैं, जो उनकी खुलासों पर काफी हद तक निर्भर करती है, लेकिन साथ ही इसमें लीक हुए दस्तावेजों
और जांच रिपोर्टों की भी पड़ताल की गई है, जो दिखाती हैं कि कैसे कई अलग अलग खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा किया बिना उन्हें इस अभियान की जानकारी दिए, और कैसे एजेंसियों ने संचार नेटवर्क और टेक कंपनियों का शोषण कर खुफिया जानकारी जुटाई। इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा राज स्नोडन के खुलासों से पहले निगरानी कार्यक्रमों का दायरा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सीक्रेट्स दिखाता है कि एनएसए ने सिलिकॉन वैली तकनीक के वैश्विक केंद्र के साथ साझेदारी की। 2001 की घटनाओं के बाद ये रिश्ता बढ़ा और निगरानी भी बढ़ी। अमेरिकियों को भरोसा दिया गया कि निगरानी सिर्फ सुरक्षा खतरों तक सीमित है, आम जनता पर नहीं। इस फिल्म ने दिखाया कि प्रिज्म जैसे कार्यक्रमों के जरिए एनएसए को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल और एओएल खातों के व्यक्तिगत डेटा तक सीधी पहुंच थी। इन कार्यक्रमों में सरकार ने गुप्त रूप से संचार और लाइव वीडियो एकत्र किए व संग्रहित किए। एजेंसी ने अपस्ट्रीम कलेक्शन में भी भाग लिया, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों के सहयोग से इंटरनेट ट्रैफिक इंटरसेप्ट किया गया। AT&T, जैसा कि डॉक्यूमेंट्री में खुलासा हुआ है, ने एनएसए के साथ सहयोग किया और उन्हें ग्राहक डेटा प्रदान किया। डेटा सेंटर्स के छिपे कमरे और निगरानी उपकरणों ने इंटरनेट ट्रैफिक में अभूतपूर्व घुसपैठ बढ़ाई। इस खुलासे से पता चला कि गुप्त अदालतें और वर्गीकृत कानूनी व्याख्याएं एनएसए को गुप्त रूप से काम करने देती रहीं, बिना जनता को उसके मिशन की जानकारी दिए। और ये दिखाता है कि जब विसल ब्लोअर जनता के सामने गुप्त जानकारी उजागर करते हैं तो उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, 2013 में जॉन लुनबर्ग, मार्क पिल्किंगटन, रोलैंड डेनिंग और किप्रोस किप्रियोनू ने एक्सपोज मिराज मेन पूरा किया, जो इस साजिश की गहराई में जाता है। यूएफओ की लोक कथाएं अमेरिकी सेना की बनाई कहानी पर आधारित थी, ताकि गोपनीय परियोजनाओं से जनता का ध्यान हटाया जा सके। मिराज मेन सरकार की गोपनीयता और यूएफओ संस्कृति के बीच सबसे अजीब मेल को उजागर करता है, जहां जनता को दी गई जानकारी शायद सच नहीं थी। ये डॉक्यूमेंट्री जांच करती है कि कैसे कई मशहूर यूएफओ कहानियां वास्तव में न तो एलियन से मुलाकात थी और न ही वे बिल्कुल अजीब या काल्पनिक थी। इसके बजाय ऐसा लगता है कि इन दस्तावेजों में से कई मनगढ़ंत थे। यह फिल्म सरकारी अधिकारियों और सैन्य कर्मियों के इंटरव्यू और गवाही पर आधारित है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ऑफिस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस के पूर्व स्पेशल एजेंट रिचर्ड सी डोटी भी शामिल है। बातचीतों और गवाहों के बयानों की गहराई से जांच के जरिए मिराज मेन यह दिखाता है कि शीत युद्ध के दौर में और उसके बाद भी जनता के खिलाफ किस तरह से गलत जानकारी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान सेना गुप्त अभियानों में थी, जिसमें गुप्त सैन्य ठिकानों पर स्टिल्थ विमान परीक्षण भी थे। गोपनीयता के चलते आम लोग तुरंत इन प्रतिबंधित क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुए। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक सरकार जनता का ध्यान भटकाकर परीक्षण व प्रयोग गुप्त रूप से जारी रखना चाहती थी। अजीब विमान देखे जाने से यूएफओ और एलियन की कहानी काफी हद तक ज्यादा विश्वसनीय लगने लगी। उनकी योजना काम कर गई थी। सेना अपने ऑपरेशनों को जारी रख सकती थी, जबकि उत्साही और साजिश सिद्धांतकार अंधेरे स्थानों पर मिलकर एलियंस के आगमन पर चर्चा करते थे। संशयवादी भी विश्वासियों के अजीब दावों से भटके थे। सेना पर किसी का ध्यान नहीं था। एलियन की कहानी एक सुविधाजनक आवरण बन गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में रिचर्ड डोटी स्वीकार करते हैं कि वे उन खुफिया अधिकारियों में थे जिन्होंने यूएफओ शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को निशाना बनाकर गलत सूचना अभियान चलाया था। उन्होंने सुझाव दिया कि नकली दस्तावेज, कहानियां और बनावटी घटनाएं सिद्धांतकारों और जांचकर्ताओं के माध्यम से भेजी गई, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि टॉप सीक्रेट लीक हों और समुदाय भ्रमित हो जाए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेटेड रहें। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा।